So this is the second lecture on our topic ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक के पहले लेक्चर में हमने देखा था उसके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और रिलेशन विद इंडिया। इस लेक्चर में हम देखेंगे इसकी इस्लामाइजेशन पॉलिसी। इस्लामाइजेशन पॉलिसी इसकी सबसे फेमस पॉलिसी है इसके एरा की, फ्रॉम 1977 टू 1988। इस्लामाइजेशन पॉलिसी में क्या था? सबसे पहले से निकाला हुदूद ऑर्डिनेंस। 1979 में से निकाला हुदूद ऑर्डिनेंस। इसने कहा कि अब कोई भी जो पनिशमेंट होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू शरिया। जैसे कि अगर आपने चोरी करी तो आपका हाथ काटा जाएगा, अगर दूसरी चोरी करी तो आपका पाँव काटा जाएगा। तो ये जो शरिया, जो इस्लामिक लॉ के जरिए जो पनिशमेंट है, वो अब पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उसको अप्लाई करेगी। फिर अगर आप अल्कोहल पी रहे हो, अगर आप कोई नशा कर रहे हो, कोई इंटॉक्सिकेंट आप अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको 80 लैशेस पड़ेंगे। या अगर आप अल्कोहल को बेच रहे हो, अगर आपके लाइसेंस नहीं है और बिना लाइसेंस के अगर आप अल्कोहल बेच रहे हो, तो उस पर भी पाबंदी है, उसकी भी सजा है। तो ये बेसिकली लॉ ज़ियाउल हक ने इम्प्लीमेंट करा है। फिर ज़ियाउल हक ने एक इम्प्लीमेंट कराया जिना ऑर्डिनेंस। जिना ऑर्डिनेंस में बेसिकली क्या है कि अगर ये प्रूव हो गया कि आपने जिना करा है। अच्छा, जिना बेसिकली क्या होता है, अगर कुछ बच्चों को ना पता हो, तो एक मेल और फीमेल एक जिस्मानी ताल्लुक में आए बगैर शादी के, बगैर निकाह के। अगर एक मेल और फीमेल जिनका निकाह नहीं हुआ हुआ और वो जिस्मानी ताल्लुक में आ चुके हैं, तो ये होता है जिना। ये इस्लाम में हराम है, बेसिकली हराम है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपका निकाह नहीं हुआ हुआ और आप ये हरकतें कर रहे, तो लड़की पर भी सजा है और लड़के पर भी। उसकी सजा है स्टोनिंग टू डेथ, कि बीच चौराहे में आपको खड़ा कराया जाए और आपको पत्थर मारे जाए, जब तक मारे जब तक मर ना जाओ। ये सजा है जिना की। वो बोला अब यही सजा होगी जिना की भी पाकिस्तानी रियासत में, अगर आपने जिना करा। और एक ऑर्डिनेंस लाया है, इसका नाम था कजफ। अब कजफ ऑर्डिनेंस क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर इल्जाम लगा, बी ने इल्जाम लगाया ए पर, बी ने इल्जाम लगाया ए पर कि ए ने जिना करा, और ये प्रूफ ही नहीं हुआ और ये बात गलत थी, ये बात झूठी साबित हो गई कि ए ने जिना करा ही नहीं था, बी ने फॉल्स एलिगेशन लगाया था ए के ऊपर जिना का, तो ये है कजफ ऑर्डिनेंस। अगर आप फॉल्स एलिगेशन लगाते हो, अक्यूज करते हो, और वो गलत साबित होता है कि इस बंदे ने अडल्ट्री करी है और ऐसा नहीं साबित होता, तो आपको 80 कोड़े पड़ेंगे, 80 लैशेस आपको पड़ेंगे। ये था कजफ ऑर्डिनेंस, फॉल्स एलिगेशन ऑफ जिना। पे ज़कात ऑर्डिनेंस लाया कि खुद ही आपके बैंक अकाउंट से 2.5% ज़कात टैक्स कट जाएगा। जितनी भी आपके आपके अमाउंट होगी उसका 2.5% गवर्नमेंट काट लेगी। हालांकि अभी इस जमाने में क्या होता है, बैंक जब अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक वाले खुद आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको 2.5% कटवाना है कि नहीं कटवाना। अगर आप मना कर दो तो वो नहीं काटेंगे, आप अपना एंड ऑफ द ईयर में आप खुद कैलकुलेट करके जो भी ज़कात बने वो आप दे दो। ठीक है, ज़कात देना पिलर है, पिलर ऑफ इस्लाम है, पर कोई आप पर नाफिज करे ये समझ में नहीं आता। ये आपके ऊपर है, ये आपका खुदा का मामला है, आपको ज़कात देना लाजमी है, खुदा ने कहा, तो फिर आप खुद ही दो। पर इसने बोला कि नहीं, बैंक अकाउंट से 2.5% खुद ही कट जाएंगे, खत्म। पे उशर ऑर्डिनेंस लाया, ये पर लैंड टैक्स। इसने बोला भाई 5% टैक्स लगेगा ऑन एग्रीकल्चर इनकम, जो भी आप सालाना कमाते हो उसका 5% उशर ऑर्डिनेंस लगेगा, टैक्स लगेगा। फिर इसने पहले शरिया कोड बनाए, फिर इसने शरिया बेंचेस बनाई। फिर इसने बोला कि जो हाफिज कुरान है उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी के लिए आ रहे हैं, कोई सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, तो हाफिज कुरान के एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे। फिर इसने बोला कि अगर कोई औरत टीवी एंकर है, फॉर एग्जाम्पल टीवी एंकर है, न्यूज एंकर है, तो उसको अपना फेस कवर करना लाजमी है, उसको अपने बाल छुपाना लाजमी है, उसको स्कार्फ पहनना लाजमी है, स्कार्फ पहने बगैर वो टीवी पर नहीं आ सकती।
इसने फ़िल्म्स बंद करा दी, इसने ड्रामे बंद करा दिए, इसने शेरो शायरियाँ बैन करा दी, इसने कुछ पोएट फैज़ अहमद फैज़ जैसे उनको तो बैन ही करा दिया, उनकी तो पोएट्री कोई पढ़ ही नहीं सकता। इसने ये सब करा, इसने पूरा आपके कल्चर, आर्ट, जो ट्रेडिशन आपका बहुत पहले से चलता आता है उसको सबको खत्म कर दिया। मूवीज़-वूवीज़ सब बैन, हर चीज़ बैन। बिल्कुल आप इस्लाम का जो सीधा रास्ता है, बस उस पर ही आप चलोगे, आपकी कोई अपनी सही नहीं होगी। बस ये इस्लाम नाफ़िज़ करेगा, ये सुन्नी डिक्टेटर बन गया। सुन्नी सुन्नी फंडामेंटलिस्ट बन गया ये, और ये बोलता है कि मैं ही सही बताऊँगा आपको इस्लाम क्या है, और मैं नाफ़िज़ करूँगा वो लाज़मी आपको मानना ज़रूरी है। ये ड्रामे, म्यूज़िक सब बैन, म्यूज़िक को ख़त्म करो। म्यूज़िक गैर इस्लामी है, ख़त्म होना चाहिए। अब सिर्फ़ पीटीवी चलेगा, और पीटीवी पर सिर्फ़ मिली नगमे चलेंगे, जो आपके पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, सिर्फ़ वो चलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ड्रामे वगैरह कुछ भी नहीं आएँगे, सिर्फ़ न्यूज़ देखो आप, बस ख़त्म। ठीक है? वुमेन की पब्लिक सर्विस जो वो प्रोवाइड करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नौकरी है, ऐसा कुछ है, कोई वो एंकर्स होती हैं, और कोई अगर मीडिया में है, या स्पोर्ट्स, अगर वुमेन स्पोर्ट्स में है तो वो भी बड़ी लिमिट कर दी गई कि अगर कोई वुमेन स्पोर्ट्स खेलनी है तो वो टीवी पर नहीं दिखाई जाएगी। ये सब लिमिट कर दिया गया। और जो बच्चे आप लोग पढ़ते हो ओ लेवल्स में इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़, ये ज़ियाउल हक ने कंपल्सरी करा था, या आप बच्चों के लिए। अब आप उसको बुरा-बुरा करो, जो कहो, था ये अच्छा। ठीक है? कि इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़ को इसने कंपल्सरी कर दी। हालाँकि ओ लेवल्स में इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़ कंपल्सरी नहीं है। सिर्फ़ 5 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी होते हैं ओ लेवल्स। अगर आपको ओ लेवल्स पास कराना है तो आपको सिर्फ़ 5 सब्जेक्ट्स देने होते हैं। पर अगर आपको पाकिस्तान में एजुकेशन करनी है, तो आपको पीएचडी इस्लामियत तो देना लाज़मी है। ये तो कानून में लिखा हुआ है कि हर बच्चे को पीएचडी इस्लामियत देना है। अगर आप ओ लेवल्स में नहीं भी देते, तो आपको पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता। वो बोलेंगे नहीं, पहले गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर कर आओ, फिर हम आपको देंगे, क्योंकि उसके बगैर इक्विवेलेंसी नहीं बनती, और इक्विवेलेंसी के बगैर यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती। तो यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी इक्विवेलेंसी के लिए, और इक्विवेलेंसी के लिए ये दोनों सब्जेक्ट होना लाज़मी है, वरना आपका 0-0 आएगा, 0-0 आएगा तो आप फेल होगे। तो आप यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिया को कंपल्सरी करने वाला ज़ियाउल हक था। फिर इसने इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग निकाली पहली मर्तबा। ये सब इसकी इस्लामाइजेशन पॉलिसी है। थोड़ा-सा हम और इस्लामाइजेशन पॉलिसी को देखते हैं। फिर इसने पहले शरिया कोर्ट जो मैंने आपको बताया था, वो एस्टैब्लिश्ड टू डिसाइड केसेस अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान एंड सुन्नह। अपील्स अगेंस्ट द लोअर एंड हाई कोर्ट्स वर टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द शरिया कोर्ट फॉर हियरिंग। और अगर कोई ब्लास्फेमी हुई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ब्लास्फेमी होती है अगर आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनकी फैमिली या कोई भी ऐसे कोई आपके रिलीजन में जो बड़े माने जाते हैं, अगर आपने उनके खिलाफ कोई बात कह दी, तो वो पनिशमेंट बाय डेथ। आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी, आपको सीधा मार मार दिया जाएगा, ख़त्म। आपको हैंग कर दिया जाएगा। फिर ज़िया-उल-हक ने मस्जिद शूरा निकाली थी, वो उसने बोला मैं खुद सेलेक्ट करूँगा, 1980 में से निकाला था। फिर इसने इस्लामिया तौर के मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें बता दी, शरिया काउंसिल मैंने आपको बताया। फिर इसने ज़िया-उल-हक ने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग निकाली। ये इसका था, इसने मीडिया को बहुत टारगेट करा, इसने मीडिया इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया, इसने हर चीज़ को बदल के रख दिया। फिर इसने बोला कि अज़ान, रेडियो और टेलीविज़न पर जब अज़ान का वक़्त होगा, तो उस वक़्त सब टेलीकास्ट रुक जाएगी और सिर्फ़ अज़ान चलेगी, रेडियो पर, टेलीविज़न पर अज़ान चलना अब कंपल्सरी है। और इसने एक और काम भी करा था। उसने ये काम भी करा था कि जो आपके आलिम बनते हैं, जो आलिम का कोर्स करते हैं, उनको फिर मास्टर्स की डिग्री के बराबर एक एक डिग्री मिलेगी। अगर उन्होंने आलिम का कोर्स कर लिया, अगर आप आलिम बन गए, तो फिर आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी इस्लामिक एजुकेशन। ये भी ज़िया-उल-हक ने करा था। ठीक है? एक और ज़िया-उल-हक ने निकाला था, इसका नाम था एहतराम रमज़ान। एहतराम रमज़ान। ये इसने निकाला था कि अगर आप रमज़ान के महीने में रोज़े के दौरान अगर आप बाहर किसी पब्लिक स्पेस में कुछ खाते-पीते नज़र आ गए, आपका रोज़ा है, नहीं है, वो कंसिडर ही नहीं। अगर आप मेल या फीमेल कोई भी
कोई बूढ़ा, कोई भी, अगर वो पब्लिक स्पेस में रोजे के दौरान कुछ खाना पानी करता हुआ नजर आ गया तो उसको सजा है। उसको 500 रुपए का जुर्माना होगा और 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी, 3 महीने की जेल होगी, और 500 रुपए, उस वक्त के 500 रुपए बहुत बड़ी रकम है, ये जुर्माना होगा। अगर आप कुछ खाते पीते नजर आ गए रोजे के दौरान, ये इसने कहा था एहतराम रमजान, ये था। अब इस पर भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि ये करना क्या कंपलसरी है, क्योंकि रोजा, मैंने आपको बताया ना, ये बातें होती है आपके और खुदा के दरमियान। आप रोजा रखते हो नहीं रखते हो, रखना लाजमी है, बिल्कुल बहुत लाजमी है, पर आपके ऊपर, आपके और खुदा का मामला। आप रोजा रखते हो नहीं रखते हो, आपकी तबीयत खराब है या कुछ भी है, आपको नहीं रखना, पर फिर भी अगर आप बाहर पब्लिक स्पेस में दिखे तो फिर आपको पता है आपके साथ क्या होगा। ये इसकी इस्लामाइजेशन पॉलिसी थी, ये पूरी सी इस्लामाइजेशन पॉलिसी, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। फिर इसने निकाला इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म में आपको याद हो तो भुट्टो ने करा था नेशनलाइजेशन। भुट्टो ने प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट के अंदर टेक ओवर कर लिया था। जियाउल हक ने सबसे पहले आके करा डी नेशनलाइजेशन। इसने जो प्राइवेट जो 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 पब्लिक कंपनीज थी उसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेचना शुरू करा। बोला भाई ये हमारा काम नहीं है गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छा काम था, ये हमारा काम नहीं है बिजनेस चलाना, ये पब्लिक का काम है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स का काम है, तो उनके काम में ही डाला जाएगा, हम इन कंपनीज को रन नहीं करेंगे। इसने करा डी नेशनलाइजेशन। डी नेशनलाइजेशन होता है जब गवर्नमेंट से बिजनेस चला जाए प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। और इसने प्राइवेट सेक्टर को बहुत इनकरेज करा कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब भुट्टो ने नेशनलाइजेशन कर दी थी तो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी चली गई थी और लोकल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही थी। तो जियाउल हक ने करा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, बाहर का पैसा लाने के लिए जियाउल हक ने प्राइवेट सेक्टर को बड़ा इनकरेज करा और डी नेशनलाइजेशन करी। और जियाउल हक ने ऐसे लॉ पास करा दिए कि फर्दर नेशनलाइजेशन हो भी ना सके। जियाउल हक ने ऐसे भी लॉस पास करा दिए जो नेशनलाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया इसने एक तो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग भी लाया था और इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी इसने फार्मर्स को दिए। फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए, फार्मर्स को बोला कि मुझसे पैसे लो, काम करो, भाई मुझे जितने पैसे दिए उतने पैसे वापसी करना, पर आप लोग काम करो, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बूस्ट करो, उसको बढ़ाओ, उसको आगे लेकर जाओ। फिर पाकिस्तान स्टील मिल बनाई यूएसएसआर की मदद से। उस वक्त जियाउल हक के टाइम पे पाकिस्तान स्टील मिल बनना शुरू हुई यूएसएसआर की मदद से। फिर इसने कराकोरम हाईवे को कंप्लीट कराया। और पता है तो एक बड़ी बात क्या थी जियाउल हक के इकोनॉमिक रिफॉर्म की, इसके गवर्नमेंट के टेन्योर की, वो थे रेमिटेंसेस, जिसमें जियाउल हक का कोई कमाल नहीं था, कोई कमाल नहीं था। पर जियाउल हक के दौर में 2 मिलियन पाकिस्तानीज आपके बाहर काम करते थे, मेजरली मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में 2 मिलियन पाकिस्तानीज काम करते थे और वो ईयरली रेमिटेंस भेजते थे $4 बिलियन की, $4 बिलियन की रेमिटेंसेस भेजते थे, जिसकी वजह से आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आपका वन ऑफ द हाईएस्ट था दुनिया में, 6.2% से बढ़ा। 6.2% जीएनपी रोज टू 6.2%, जो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। ये जियाउल हक के सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। फिर जियाउल हक का जो है वो अफगान मेडिकल, ये हमारा आखिरी टॉपिक है, अफगान मेडिकल। अब अफगान मेडिकल को ध्यान से समझना, सुकून से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अफगान मेडिकल में बेसिकली क्या है, अफगान मेडिकल एक जंग है बिटवीन यूएसएसआर एंड अफगानिस्तान। यूएसएसआर एंड अफगानिस्तान के दरमियान एक जंग। आप समझो, यूएसएसआर देखता है अफगानिस्तान की तरफ 1979 में, और यूएसएसआर बोलता है अगर मैं अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लूं, क्योंकि अफगानिस्तान कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो अगर मैं अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लूं तो एशिया में मेरा और एक डोमिनेंस आ जाएगा, और मेरे जो साउथ एशिया वाले कंट्रीज उन पर मैं नजर रख सकता हूँ, मैं मिडिल ईस्ट पर भी नजर रख सकता हूँ अगर मेरे पास अफगानिस्तान आ गया। तो यूएसएसआर की बड़ी नजर थी अफगानिस्तान के ऊपर। तो 1979 में यूएसएसआर हमला कर देता है, अपनी सारी ट्रूप्स को ले आता है अफगानिस्तान के ऊपर। पर अफगानिस्तान
एक ऐसा मुल्क है जिस पर बड़ी मुल्कों की नजर है, जिसमें से एक मुल्क था यूएसए। यूएसए की भी तो नजर है अफगानिस्तान के ऊपर। यूएसए चाहता है कि मैं अफगानिस्तान पर कैप्चर करूं, पर अभी वो तो कैप्चर करने की कोशिश नहीं कर रहा। पर अगर यूएसएसआर ने कैप्चर कर लिया, अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया पूरी तरीके से, तो फिर तो यूएसए के लिए इन फ्यूचर इन्वेजन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यूएसएसआर की स्ट्रॉन्ग होल्ड होगी। तो यूएसएसआर ने बोला मैं किसी भी तरीके से अफगानिस्तान को जाने नहीं दूंगा, पर मैं डायरेक्टली हेल्प कर भी नहीं सकता। डायरेक्टली हेल्प मैं कैसे करूंगा? मैं वहां पे इतनी सारी मिलिट्री कैसे प्रोवाइड करूंगा? तो मुझे किसी एक की जरूरत है। यूएसए की सारी नजर थी पाकिस्तान के ऊपर। यूएसए ने पाकिस्तान को बोला कि तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरी हेल्प करो, मैं सारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम मिलिट्री ट्रूप्स तुम अफगानिस्तान को दो। तुम अपनी ट्रूप्स दो अफगानिस्तान को, तुम मिलिट्री ये जो पर्सनल्स वाली है वो तुम प्रोवाइड करो, पर जो इक्विपमेंट है वो मैं प्रोवाइड करूंगा वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम आगे अफगानिस्तान को सप्लाई करो, तुम आगे वहां पर सप्लाई जारी रखो, मैं तुम्हें बेतहाशा सप्लाई दूंगा और तुम आगे साथ बेचते रहो। पाकिस्तान ने बोला मेरे लिए क्या है, मैं ये सब क्यों करूं, मैं ये सब क्यों करूं? ये पाकिस्तान का सवाल था। यूएसए ने बोला कि ठीक है, तुम ये बोल रहे हो ना, मैं तुम्हें $325 मिलियन दूंगा, मैं तुम्हें $325 मिलियन दूंगा ये काम करने के। पाकिस्तान पता है किसको क्या बोलते ज़िया-उल-हक? इट्स जस्ट पीनट्स, इट्स जस्ट पीनट्स। यूएसए बोलता और क्या चाहिए, मैं क्या दूं? नेगोशिएशन हुई, $4.2 बिलियन यूएसए पाकिस्तान को देगा। $4.2 बिलियन यूएसए पाकिस्तान को देगा। लोन नहीं था, ये लोन नहीं है, ये वो पैसे हैं जो आपको वापसी नहीं करने। $4.2 बिलियन यूएसए पाकिस्तान को देगा ये अफगान मेडिकल में हेल्प करने के लिए, और 40 F-16 जेट फाइटर्स भी देगा यूएसए। ये तोहफा होगा, गिफ्ट होगा जो पाकिस्तान को मिल रहा है अगर वो अफगानिस्तान की हेल्प करेगा। प्रेसिडेंट ज़िया-उल हक ने बोला ओके, जो आप बोलोगे मैं करूंगा, अब आप जो बोलो मैं सब करूंगा, आप जान मांगोगे मैं जान दूंगा। यहां से मुल्क की बर्बादी शुरू हुई। ये पैसे तो आए पर मुल्क की बर्बादी यहां से शुरू हुई। ये जो अफगान मेडिकल हुआ ना, अफगान मेडिकल में क्या है, मैंने आपको बताया कि यूएसए सारे वेपन्स देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान आगे अफगानिस्तान को सप्लाई करेगा। पाकिस्तान के डॉकयार्ड पर आते थे, पाकिस्तान के पोर्ट पर आते थे सब वेपन्स, और पाकिस्तान का काम था आगे सप्लाई करना। पाकिस्तान भी तो इतनी ईमानदार नहीं है ना, हम भी तो पाकिस्तानी हैं। ये जब पाकिस्तान को मिला है तो पाकिस्तान के बीच में लीकेज भी होती थी, कुछ वेपन्स यहाँ से वहां होते थे, और मेजॉरिटी वेपन्स अफगानिस्तान का पहुंचते तो थे। पर वो जब जंग चली है ना, तो ये जो बॉर्डर था अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान है ये पाकिस्तान है, ये बॉर्डर खुला हुआ था। ये बॉर्डर पर फौज नहीं थी, फौज रोक नहीं रही थी, तो ये पूरा बॉर्डर खुला हुआ है। और जब ये बॉर्डर भी खुला हुआ है तो यहाँ से स्मगलिंग होना शुरू हुई, जो वहाँ के जो वेपन्स थे, क्योंकि आपके पास AK-47 तक आ गई थी, आपके पास सेमी ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, क्या क्या यूएसए ने आपको दिया था। यूएसए के वैसे भी वेपन्स बड़ी मशहूर हैं, टेक्नोलॉजी में यूएसए बहुत एडवांस है, इन वेपन्स बहुत बेहतरीन पाकिस्तान को वेपन्स मिल रहे थे, पर पाकिस्तान अफगानिस्तान को दे रहा था, और फिर अफगानिस्तान से कुछ कुछ वेपन्स वापसी भी आ रहे थे, बॉर्डर पर घूम रहे थे, बॉर्डर पर पाकिस्तान के लोकल्स के पास आ गए, वहां से स्मगल होना शुरू हुए। बलूचिस्तान एक पूरा वेपन्स का हब बन गया। बलूचिस्तान में वेपन्स ही वेपन्स, वेपन्स ही वेपन्स, पूरे अफगानिस्तान के वेपन्स, अफगानिस्तान के वेपन्स नहीं, यूएसए के वेपन्स, सारे यूएसए के वेपन्स अफगानिस्तान में भी है, बलूचिस्तान में भी, दोनों तरफ है। जब वेपन्स आम इंडिविजुअल्स के पास चले जाते हैं तो वो बर्बादी करते हैं, उससे क्राइम रेट बढ़ता है। ये वेपन से बलूचिस्तान तक महदूद नहीं थे, फिर ये कराची आना शुरू हुए, फिर ये सिंध आना शुरू हुए, ये सारे वेपन सिंध आना शुरू हुए। और जो वेपन, जब यूएसए के वेपन एक इंडिविजुअल के पास आ गए तो वो उन्होंने उस वेपन्स को पूरा खोला और खुद बनाना शुरू करा, उसको उस वेपन्स को देखकर अपने
रेप्लिका बनाना शुरू करी, होममेड वेपन्स बनाना शुरू करे। जब उनके पास एक सैंपल आ गया, वो सैंपल से और वेपन्स बने। AK-47 की कितनी रेप्लिका बनी थी, अभी तक बनती हैं बलूचिस्तान में। ये सारा काम अभी भी होता है बलूचिस्तान वेपन्स का। तो उस वक़्त तो बड़ी लीकेज हो रही थी वेपन्स की। और ज़िया उल हक ने पता है क्या करा? ज़िया उल हक ने मदरसों के बच्चों को अफ़गानिस्तान भेजना शुरू करा। यहाँ पे उसने ऐसे मदरसे बनाए, ऐसी चीज़ें करी कि यहाँ से वो सब बच्चों को, सब चीज़ों को मैनिपुलेट करता था, ब्रेन वॉश करता था और यहाँ से मुजाहिदीन की फ़ोर्स बना-बना के भेजता था। पाकिस्तान से मुजाहिदीन की फ़ोर्स अफ़गानिस्तान भेजता था कि आप यूएसएसआर के खिलाफ लड़ो और यूएसएसआर इस्लाम का दुश्मन है। इस्लाम का दुश्मन नहीं था। वो यूएसए का दुश्मन था। आप यूएसए के दोस्त बन गए थे, इसलिए आपने मुजाहिदीन की फ़ोर्स बना कर आप अफ़गानिस्तान भेज रहे थे, वेपन्स भी भेज रहे हो। ये सब आपने शुरू करा। आपने लोगों को ब्रेन वॉश करा। इस्लाम के नाम पर आपने बेचा, मुल्क को बेचा और आपने लोगों को इतना मैनिपुलेट कर दिया कि वो आज तक लोग ठीक नहीं हुए। आज वो मैनिपुलेशन है पाकिस्तान में, आज भी आप देखते हो। एक्सट्रीमिज़्म इसने फैला दी थी ज़िया उल हक ने। ज़िया उल हक ने टेक्स्ट बुक ऐसी-ऐसी बना दी जिसमें वो एक मैथ्स की टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि एक रूसी फ़ौजी सामने खड़ा हुआ है और आप यहाँ पर हो, अगर एक गोली मारें तो कितनी रफ़्तार से पहुँचेगी अगर डिस्टेंस फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मीटर है। तब रूसी फ़ौजी क्यों लिख रहे हो? वो इसलिए लिखे थे कि आपके दिमाग में रशिया, यूएसएसआर के खिलाफ नफ़रत पैदा हो, दिमाग में उल्टी-सीधी चीज़ें आएँ। ऐसे मुजाहिदीन की फ़ोर्स बना-बना के वो भेजता गया। ये सब चीज़ें ज़िया उल हक के टेन्योर में आपकी हो रही थी। ये था पूरा अफ़गान मेडिकल। ये अफ़गान मेडिकल हो गया। फिर ये पूरा अफ़गान मेडिकल था जिसकी वजह से आपके मुल्क में वेपन कल्चर बढ़ा। अफ़गानिस्तान का जब बॉर्डर खुला तो रेफ्यूजीज़ बेतहाशा आना शुरू हुए। रेफ्यूजीज़ की एक एक टोला आ गया, एक पूरा एक बड़ा नंबर आ गया और अफ़गान रेफ्यूजीज़ पे पाकिस्तान में आके सेटल होना शुरू हुआ। आज भी अगर आप देखो, ज़्यादातर बलूचिस्तान में आप देख लो, आप सिंध में देख लो, आप कराची में देख लो, आपको अफ़गान रेफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पूरी-पूरी उनकी कॉलोनीज़ होती है अफ़गान रेफ्यूजीज़ की। ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ आना शुरू हुए और फिर ख़त्म ही नहीं हुए क्योंकि आपने बॉर्डर खोल दिया था अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए और इनको सँभालने की एक कॉस्ट थी, वो आप कॉस्ट आप बेयर नहीं कर पाए। तो उन्होंने अपने तरीकों से अपना काम शुरू करा, फिर उन्होंने ड्रग यहाँ पर आके बेचा। वहाँ से अफ़गानिस्तान में ओपियम ग्रो होता था, वहाँ से ओपियम आना शुरू हुआ, पूरा ड्रग कल्चर बढ़ा। आपका वेपन कल्चर बढ़ा, क्लाशनकोव कल्चर बढ़ा, जो बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को भी बड़ा मसला हुआ। जो नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर की गवर्नमेंट में भी हम ये पॉइंट पढ़ेंगे क्लाशनकोव कल्चर, वेपन कल्चर, ड्रग कल्चर वो 1980s में जो मसला हुआ था, जो ज़िया उल हक में अफ़गान मेडिकल हुआ था, ये उसका आउटकम था। ये उसके आफ्टर शॉक्स थे, जो उन गवर्नमेंट्स को भी फेस होने पड़े। ये था अफ़गान मेडिकल यूएसएसआर वर्सेस अफ़गानिस्तान की जंग जिसमें यूएसए इन्वॉल्व हुआ और आप इन्वॉल्व हुए और आपने अफ़गानिस्तान की मदद करी। फिर हो गया जेनेवा अकॉर्ड साइन। जेनेवा अकॉर्ड साइन हो गया। जेनेवा अकॉर्ड क्या हुआ कि अब ये भी एक फ़नी मैं बोल रहा हूँ ना यार, ज़िया उल हक ने पैसे के लिए पूरा मुल्क बेच दिया, पूरा मुल्क बेच दिया। जेनेवा अकॉर्ड साइन हुआ एक पीस एग्रीमेंट इस जंग को ख़त्म करने के लिए। इस जंग को ख़त्म करने के लिए 1988 में फैसला हुआ कि यूएसएसआर जंग हार गया है और ये अब अपने मुल्क वापसी लौट जाएगा। 1979 में जंग शुरू हुई और 1988 9 साल बाद ये जंग ख़त्म हुई और ये हुआ कि यूएसएसआर अपने सारे जो लोग हैं वो सारे लोग लेकर वापसी चला जाएगा। समझ में आई? यूएसएसआर वापसी चला जाएगा अपने मुल्क। इसलिए जेनेवा अकॉर्ड साइन हुआ। एक फ़नी बात बताऊँ? जेनेवा अकॉर्ड किसके दरमियान साइन होना चाहिए? जो 2 मुल्क लड़ रहे थे। कौन से 2 मुल्क लड़ रहे थे? यूएसएसआर और अफ़गानिस्तान। तो पता है ये जेनेवा अकॉर्ड किसके दरमियान साइन हुआ? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और उसके गारंटी कौन बने पता है? सोवियत यूनियन और यूएसए। ये दोनों गारंटियर बने और ये जेनेवा अकॉर्ड साइन होता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कि ये दोनों अब
एक दूसरे के डोमेस्टिक जो मामले हैं उनमें नहीं पड़ेंगे, और पाकिस्तान जो मुजाहिदीन को फंड कर रहा था वो नहीं करेगा, और यूएसएसआर अब यहाँ से वापसी चला जाएगा अपने सारे ट्रूप्स लेकर। तो जेनेवा अकॉर्ड साइन हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। यूएसए ने बोला बेटा साइन करना पड़ेगा। जियाउल हक ने बोला ओके साहब, आप जो बोलोगे मैं साइन करूंगा। तो ये इस जेनेवा अकॉर्ड से यूएसएसआर वाली जो जंग थी वो खत्म हो। अब आखिरी इंसिडेंट जिसका नाम है ओजड़ी कैंप इंसिडेंट। ओजड़ी कैंप इंसिडेंट, अब ये ध्यान से समझना। ओजड़ी में एक ब्लास्ट होता है। अच्छा, ओजड़ी पता है क्या है? ओजड़ी पाकिस्तान मिलिट्री का, आर्मी का डिपो था। आर्मी डिपो होता है ना, जहाँ पर आप वेपन सारे स्टोर करते हो, जहाँ पर आपके सारे वेपन्स पड़े हुए होते हैं। ये वो आर्मी डिपो था ओजड़ी, रावलपिंडी के करीब, पंजाब में रावलपिंडी के करीब ओजड़ी था। एक जगह जहाँ पर आर्मी डिपो, जहाँ पर आपके सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स पड़े हुए होते हैं। अभी पता है मामला कहाँ से शुरू हुआ? थोड़ा सा पहले हमें जाना पड़ेगा। यूएसए की एक आखिरी कंटेनर आया था, एक आखिरी शिप आई थी वेपन्स की। वो शिप आई और जेनेवा अकॉर्ड साइन हो गया और सारे मामले हो गए कि यूएसए साहब वापसी जा रहा है, अफगानिस्तान में जंग खत्म हो रही है और पीस हो गई। पर जो ये आखिरी कंटेनर आया था ना, आखिरी शिपमेंट आई थी, ये जो आखिरी वेपन्स की शिपमेंट आई थी, ये पाकिस्तान ने स्टोर कर ली। यूएसए को याद आ गया कि वो आखिरी शिपमेंट तो यूज नहीं हुई, पाकिस्तान ने आगे तो नहीं भेजी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोला, जियाउल हक को बोला बेटा वो वापसी करो, क्योंकि वो तो यूज नहीं हुए, वो अपना आगे नहीं भेजे, तो वो हमें वापसी दो। जियाउल हक का दिल नहीं मान रहा था। जियाउल हक ने बोला यार यूएसए के ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, मैं तो ये वापसी नहीं करूंगा। अब जियाउल हक मुंह पे मना कर भी नहीं सकता, जियाउल हक ने पहले ही बहुत पैसे लिए में। जियाउल हक ने बोला हाँ देता हूँ। और जियाउल हक ने बोला मैंने ओजरी में सारी चीजें रखी हैं, मैं आपको देता हूँ। और ओजरी में एक ब्लास्ट हो गया। उस ब्लास्ट में हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस मारे गए, कुछ आर्मी पर्सनल्स भी मारे गए, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस मारे गए, एक ब्लास्ट हुआ। और जियाउल हक ने क्या बोला, ओ यूएसए आपके सारे वेपन जल गए इस ब्लास्ट में। यूएसए ने बोला 2 मिनट रुको, मैं अपनी टीम भेजता हूँ। यूएसए ने टीम भेजी अपनी, बोला ये जरा देख कर आओ। जब टीम ने देखा तो पता चला इसमें तो यूएसए के वेपन्स थे ही नहीं, इसमें तो पाकिस्तान के पुराने जमाने के सड़े हुए वेपन्स पड़े हुए थे जो यूज ही नहीं हो रहे थे। तो पाकिस्तान ने वो सारे वेपन जलाए थे ओजरी कैंप में, क्योंकि जियाउल हक को यूएसए के वेपन्स रखने थे, क्योंकि अगर यूएसए के वेपन्स हमारे पास आ गए तो पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। वो पैसे $4.2 बिलियन तो वैसे ही आर्मी पर खर्च हो चुके हैं, पर ये और स्ट्रांग हो जाएगी अगर ये शिपमेंट भी हमारे पास रह गई। जब ये सारी बातें हुई और ये ब्लास्ट हुआ, हंड्रेड ऑफ सिविलियंस मरे, तो यूएसए को तो पता चल गया। यूएसए तो देखो, यूएसए वो तो पता लगा लेगा, वो बड़ा शातिर है, वो आपसे बड़ा, वो आपको पैसे दे रहा है। जब आप खुद अक्ल लगाओ ना, जब वो एक बंदा आपको पैसे दे रहा है तो वो आपसे ऊपर की चीज है। तो यूएसए को तो पता चल गया कि ये मामला हो चुका है। ये जब मामला सामने आया तो जियाउल हक तो डिना ही कर रहा है, बोला ये मेरे पास तो है ही नहीं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ हूं, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। यूएसए ने बोला ओके। यूएसए ने बोला बहस करने जैसा है ही नहीं, अभी नहीं देना चाह रहा ना, मतलब ये नहीं देगा, अब बहस करके फजूल में शर्मिंदा होना छोड़ दो। यूएसए ने छोड़ दिया। पर यहां पर आता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो, जो पहले से ही मसले कर रहा था। मोहम्मद खान जुनेजो पहले से ही मिलिट्री का जो बजट है वो कट डाउन करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों चलाते हैं मिलिट्री वाले, इनको छोटी गाड़ियां दी जाएं, इनका मिलिट्री का बजट कम करो, ये बहुत पैसा फजूल खर्च कर रहे हैं, ये मिलिट्री को कम करो और दूसरे सेक्टर्स पे लगाओ, एजुकेशन सेक्टर पे लगाओ। तो बहुत सारा जो मोहम्मद खान जुनेजो था ना प्राइम मिनिस्टर, वो तंग कर रहा था जिया हक को, क्योंकि जुनेजो है ना गवर्नमेंट का फेस, जो पब्लिक को जवाब देखो जुनेजो देगा। तो जुनेजो बोला था मैं हूं चुपचाप वाला आदमी, पर मैं कितना चुप बैठूं, मेरे सामने ओजरी में हंड्रेड्स ऑफ लोग मर गए। जुनेजो ने कहा मैं फौरन इंक्वायरी बिठाऊंगा और मैं पता लगाऊंगा ये कौन है, और अगर मुझे पता लगा और उसमें जितना भी बड़ा आर्मी का बंदा हुआ मैं उसको डिसमिस कराऊंगा। ये इसने बोल दिया। पीएम अनाउंस एन इंक्वायरी एंड प्रॉमिस फॉर जस्टिस इवन इफ इट मेंट द डिसमिसल ऑफ आर्मी कमांडर्स। बोला मैं आर्मी कमांडर्स को भी डिसमिस करा दूंगा, जो जो इन्वॉल्व होगा इस धमाके में,
जो रिस्पॉन्सिबल होगा मैं उसको डिसमिस कराऊंगा, मैं जस्टिस पे लेकर आऊंगा। ज़ियाउल हक ने बोला, अब तुम ज़्यादा फ्री हो रहे हो यार, मैं मुल्क चला रहा हूँ, तो मुझे मुझे चलाने दो, तुम चुपचाप बस बैठो, तुम पपेट हो मेरे, तुम पपेट की तरह बैठो। जुनेजो ने कहा, मैं अब खामोश नहीं बैठूंगा, ये बहुत हो रहा है, ये हाथ से बाहर जा रहा है मामला। जुनेजो ने कहा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। जुनेजो जब इंक्वायरी बनाना शुरू हुआ, ज़ियाउल हक ने कहा, ओके यार। 29 में 1988 को फैसला कर लिया इसने जुनेजो का। जुनेजो को बोला, ठीक है, मैं एट अमेंडमेंट यूज कर रहा हूँ, मैं आपको डिसमिस कर रहा हूँ, चलो बेटा यहाँ से निकलो, वापसी नहीं आना, देखना भी नहीं। ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट को डिसमिस करा दी। 1988 में ज़ियाउल हक ने जुनेजो की गवर्नमेंट को डिसमिस करा दी। बोला, यार तुम बड़ी चिक चिक कर रहे हो यार, तुम बड़ा सर सर खपा रहे हो, सर में दर्द हो रहा है तुम्हारी वजह से यार, तुम चले जाओ, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सिर्फ अलग अकेला रूल चाहिए, और तुम इंटरफेरेंस कर रहे हो। जुनेजो को इसने 8 अमेंडमेंट यूज करके निकाल दी। ये था मोहम्मद खान जुनेजो की कहानी, 8 अमेंडमेंट की कहानी, ओजरी कैंप, अफगान मेडिकल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इस्लामाइजेशन, ये सब चीज़ें हमने देखी। ये ज़ियाउल हक का टॉपिक इतना ही था। हमने ज़ियाउल हक के टॉपिक में क्या-क्या देखा? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देखे, रिलेशन विद इंडिया देखा, इस्लामाइजेशन देखी, इकोनॉमिक रिफॉर्म देखा, अफगान मेडिकल देखा। और 1988 में ज़ियाउल हक जा रहा था, एक हेलीकॉप्टर में फ्लाई कर रहा था, और ज़ियाउल हक फिर मारा जाता है। एक प्लेन क्रैश हो गया ज़ियाउल हक का, और ज़ियाउल हक प्लेन क्रैश में मारा गया 1988 में। बात समझ में आ गई? जब प्राइम मिनिस्टर को उसने निकाल दिया था, और प्रेसिडेंट भी अब प्लेन क्रैश में मारा गया। अब इसकी भी 2-3 बातें हैं कि किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, आम की पेटी रखी, क्या हुआ, पायलट मिला हुआ था, बहुत सारी इसकी बातें हैं। बहुत, क्योंकि कंट्रोवर्शियल है, इसकी मौत कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपके आर्मी ने मारा, क्योंकि 10 साल से आर्मी कमांडर बना हुआ है, प्रेसिडेंट बना हुआ है, ये पोस्ट खाली नहीं कर रहा। तो लोग देख रहे हैं, नीचे वाले लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये जाएगा तो हम ऊपर आएँगे, हमारी बारी कब आएगी रूल करने की, हम पावर में कब आएँगे। तो आर्मी, कुछ लोग कहते हैं कि शायद आर्मी ने ज़ियाउल हक को मारा, कुछ लोग कहते हैं कि यूएसए ने ज़ियाउल हक को मारा। तो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बात है कि किसने मारा, कैसे मरा, पर ये कभी बात सामने नहीं आई कि कैसे मरा। तो ज़ियाउल हक की मौत। अब पास्ट पेपर क्वेश्चन क्या था? जैसे एक 4 मार्क के पास्ट पेपर में आया था, डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन ज़ियाउल हक एंड प्रेसिडेंट राजीव गांधी इन फरवरी 1987। मैंने आपको राजीव गांधी और ज़ियाउल हक की मीटिंग के बारे में बताया हुआ है। इसमें आप आंसर लिखोगे क्रिकेट डिप्लोमेसी वाला, क्रिकेट डिप्लोमेसी वाला। इसका आंसर क्या है? यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था, ये लिखो। जो राजीव गांधी के पास ही मिलने गया था, जयपुर में इंडिया पाकिस्तान का एक टेस्ट मैच चल रहा था, ये पूरा क्रिकेट डिप्लोमेसी वाली 4 मार्क में आप लिख दोगे आंसर। फिर एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई ज़ियाउल हक फेस चैलेंजेस ड्यूरिंग 1980s। 1980s में ज़ियाउल हक को कौन-कौन से चैलेंजेस फेस आए? ज़ियाउल हक को कौन-कौन से चैलेंजेस फेस आए 1980s में? तो इसके 3 पैराग्राफ बनाओगे। एक ओजरी कैम्प इंसिडेंट, जिसकी वजह से मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा अब मैं इंक्वायरी बिठाऊँगा, और एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव ज़ियाउल हक के बारे में गया। बहुत बड़ी अपोज़िशन खड़ी हो गई ज़ियाउल हक के खिलाफ। फिर अफ़गान मेडिकल की वजह से ड्रग और वायलेंस बढ़ रहा था, जिस तरह के मैंने आपको बताया। और 1985 में जो एमआरडी हुआ, वो पूरी अपोज़िशन पार्टीज़ के खिलाफ थी, और वोटर टर्नआउट भी इतना अच्छा नहीं आया था। अराउंड 30% लोगों ने वोट करा था सिर्फ़, जो कि बहुत कम था। इसका मतलब पब्लिक तो वैसे ही नाखुश थी। पब्लिक बोल इसलिए नहीं रही थी क्योंकि आप डिक्टेटर हो, क्योंकि आप मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो, आप किसी को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हो, इसलिए। फिर एक 14 मार्क का सवाल आता है, द मेन इम्पैक्ट ऑफ अफगान मेडिकल इन पाकिस्तान ड्यूरिंग ज़ियाउल हक's प्रेसिडेंसी वाज ऑन इट्स इकोनॉमी। क्या ज़ियाउल हक की प्रेसिडेंसी में जो अफगान मेडिकल हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमी पर आया? तब पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आया, और कहाँ का इकोनॉमी, और कहाँ का इम्पैक्ट आया, वो सब लिखोगे। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आया? पाकिस्तान को यूएसए से बहुत पैसे मिले, $4.2 बिलियन एड एग्रीमेंट साइन होता है, और पाकिस्तान वो इकोनॉमिक ग्रोथ में ही पैसा खर्च करता है। पाकिस्तान उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, इंडस्ट्री बनाता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाता है, और आपका उस वक्त जीएनपी 6.2% से राइज होता है।
आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एक इनफ्लो ऑफ डॉलर्स आता है। पर इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि जब इतने डॉलर्स आ रहे हैं ना, तब हेविली डिपेंड हो गए ऑन फॉरेन कंट्रीज। आप हेविली डिपेंड हो गए ऑन फॉरेन एड, जो कि लॉन्ग लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होता, क्योंकि इतनी डिपेंडेंसी भी अच्छी नहीं होती। पे पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ? सपोर्ट इन अफगानिस्तान, आपने अफगानिस्तान को सपोर्ट करा, इससे पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि यूएसए का हर कहना आप मान रहे थे। और ये कम्युनिज्म के खिलाफ फ्रंट लाइन पर आ गए, क्योंकि यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री था, और जो मेजॉरिटी इस दुनिया में जो मुल्क हैं वो तो डेमोक्रेटिक हैं, वो डेमोक्रेसी के मानने वाले हैं, कम्युनिज्म के तो लोग खिलाफ थे। सीटो सेंटो भी तो कम्युनिस्ट एंटी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो जब आपने यूएसएसआर के खिलाफ काम करना शुरू करा, तो बड़े लोगों ने आपको दाद दी, बड़े लोगों ने आपको माना। क्या आप तो कम्युनिज्म के खिलाफ सबसे पहली पोजीशन पर खड़े हुए हो, आप तो बड़ा कम्युनिस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो। पर इससे पाकिस्तान और सोवियत के यूएसएसआर के रिलेशन बहुत बुरे हो गए। सोशल इम्पैक्ट इससे क्या आया? 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आए। जब अफगान रेफ्यूजी 3 मिलियन आए, तो आप ये भी तो सोचो, उनका हाउसिंग का खर्चा, उनके हेल्थ केयर का खर्चा, उनके एजुकेशन का खर्चा, ये कौन कौन बर्दाश्त करेगा? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ा। अगर आप ऐसे ही छोड़ोगे तो ये तो लोग बिना एजुकेशन के, बिना हेल्थ केयर के, ये तो आपका आपके शहर को तबाह करेंगे, आपके शहर को नुकसान पहुंचाएंगे, आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। एड इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी कि जितना बड़ा क्राइसिस आप देख पा रहे थे, क्योंकि 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आ गए थे उस वक्त ही। और जब इनको कहाँ से रखवाओगे, कहाँ से घर दोगे, कहाँ से पानी दोगे? इससे क्या होगा? शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर पर बर्डन पड़ रहा था, पानी पर बर्डन पड़ रहा था, जो आपके नेचुरल रिसोर्स उस पर बर्डन पड़ रहा था। आपके वैसे भी फूड क्राइसिस तो आपको हो रही था, आप व्हीट इंपोर्ट कर रहे थे, उस पर और बर्डन पड़ रहा है। ओवर क्राउडिंग हो रही थी, कंपटीशन बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, वेपन और ड्रग कल्चर तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये सब था सोशल इम्पैक्ट। फिर मिलिट्री इम्पैक्ट क्या था कि 1.5 बिलियन डॉलर्स की एड मिली। इससे आपने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करा, मिलिट्री की कैपेबिलिटी बढ़ी, कराची मेजर नेवल बेस बन गया, और आपकी इतनी आर्मी स्ट्रांग हो गई कि आपने मिडिल ईस्ट की जो मुस्लिम कंट्रीज है उनको आर्मी की सपोर्ट देना शुरू करी। आपने वहाँ पे जाके लोग ट्रेन करे। आप वहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट कर रहे हो मिडल ईस्ट में, क्योंकि आपकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। फिर अगर आपका कोई सवाल आए, ऐसा कोई सवाल आए कि ज़िया-उल-हक के इकोनॉमिक रिफॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट थे या नहीं? तो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म लिखोगे, इसके इस्लामाइजेशन रिफॉर्म लिखोगे, फिर आप इसके पॉलिटिकल रिफॉर्म लिखो, ये सब चीज़ों के बारे में आप लिखोगे, ठीक है? सोशल इम्पैक्ट, सोशल रिफॉर्म भी आप लिख सकते हो, अफ़गान मेडिकल के बारे में। ये सब चीज़ आप लिखोगे, ठीक है? समझ में आई? ओजरी कैम्प के बारे में आप लिख सकते हो, अगर कोई रिफॉर्म्स पर सवाल आता है तो। जैसे ये है ना, एक ये सवाल आ गया, ज़िया-उल-हक की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा सक्सेसफुल थी कि डोमेस्टिक पॉलिसी थी? ये एक सवाल आ गया 14 मार्कर का। 14 मार्कर कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल थी कि डोमेस्टिक पॉलिसी थी? तो डोमेस्टिक पॉलिसी के बारे में लिखना पड़ेगा, फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखना पड़ेगा। कोई सी भी 2-2 बातें लिख लो, इस्लामाइज़ेशन लिख ली, पॉलिटिकल रिफॉर्म लिख ली। यहाँ पर P1 बना दिया इसको, इसको P2 बना दिया, यहाँ पे इसको P3 बना दिया, यहाँ पर ये इंडिया के साथ रिलेशन के लिए हमने P4 बना दिया। फॉरेन पॉलिसी हो गई। आखिर में हमने कंक्लूजन दे दिया कि सबसे सक्सेसफुल क्या थी, डोमेस्टिक थी कि फॉरेन थी। इस तरीके से आप सवाल को काउंटर कर लोगे। ये ऊपर सारी चीज़ें हमने पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी, कोई एक चीज़ मैंने आपको ज़िया की बिल्कुल भी नहीं छुड़वाई। पे एक सवाल ये भी आता, इस सारे हमने मेजरली ज़िया के सारे सवालात कर लिए। इससे मिलते-जुलते आएँगे, इसके घुमा-फिरा कर आएँगे और कुछ नया सवाल नहीं आ सकता। ज़िया का एक सवाल ये आ गया कि ज़िया ने इस्लामाइज़ेशन क्यों लाया? ज़िया इस्लामाइज़ेशन इसलिए लाया कि ज़िया ने सोचा अगर मैं इस्लामाइज़ेशन लाऊँगा तो भुट्टो की जो सोशलिस्ट पॉलिसी थी उसका एक उसका मेजर काउंटर मुझे मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू ज़िया, भुट्टो's policy increased corruption and crime rate in Pakistan. So Hudud ordinance was set up in 1979. तो ज़िया-उल-हक इसलिए लाया था क्योंकि बोल रहा है कि सोशलिस्ट जो पॉलिसी है उसको मैं काउंटर करूँगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका करप्शन और क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो ये हुडूद ऑर्डिनेंस लिए आया। फिर इसने बोला मैं इस्लामिक सोसाइटी को प्रमोट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस्लाम इस मुल्क में और फ्लरिश हो, शरिया कोर्ट बनाऊँगा, शरिया बेंचेस बनाऊँगा, काउंसिल बनाऊँगा, सॉरी,
जो आपके एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको मैं इस्लामिक लॉज में कन्वर्ट करूंगा। एक तो इसलिए करा, और तीसरा इसने इसलिए करा क्योंकि इसको पता था कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कैसी है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बड़ी ही नाजुक है रिलीजन को लेकर। रिलीजन के नाम पे आप कुछ भी बेच सकते हो। तो इसने रिलीजन का सहारा लिया, इसने इस्लाम का सहारा लिया टू गेन पब्लिक सपोर्ट, टू गेन पाकिस्तान पॉपुलेशन। वहाँ से पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सपोर्ट और जो पब्लिक का सपोर्ट है, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो ज़िया-उल-हक के पास आ जाए, इसलिए ये इस्लामाइज़ेशन पॉलिसी लाया। इसलिए इसने इस्लाम को नाफ़िज़ कराया। ये 7 मार्कर का सवाल आता है, इसमें आप 3 पैराग्राफ बनाओ। तो हमने 14 मार्कर भी डिस्कस कर लिए, हमने 7 मार्कर भी डिस्कस कर लिए, हमने ज़िया-उल-हक की एक-एक चीज़ डिस्कस कर ली। ठीक है? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।